नमस्कार दोस्तों, रीडर्स माइंड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार ट्रेडिंग करते हैं? शायद आपको लगे कि ट्रेडिंग तो सिर्फ स्टॉक मार्केट का काम है, बड़े बड़े व्यापारी और निवेशक करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सुबह कॉफी पीने के आपके फैसले से लेकर छुट्टी प्लान करने तक आप हर दिन कई तरह के ट्रेड कर रहे होते हैं। आज हम एक ऐसी शानदार किताब का सारांश लेकर आए हैं जो ट्रेडिंग के नियमों को केवल स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि इन्हें जीवन के हर फैसले पर लागू करती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ट्रेडिंग, अ ट्रेडर्स गाइड टू बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर एवरीवन, और इसके लेखक हैं ऑगस्टीन लेब्रॉन। 2019 में प्रकाशित ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे वित्तीय बाजारों के कड़े नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। लेब्रॉन अपने 6 साल के ट्रेडिंग अनुभव और कई विशेषज्ञों से मिली सीख को 11 शक्तिशाली नियमों में बांटते हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर इन नियमों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सभी एक बेहतर ट्रेडर और बेहतर निर्णय लेने वाले बन सकते हैं। लेब्रॉन कहते हैं कि हम सब पैदाइशी ट्रेडर हैं, यहां तक कि बच्चे भी लीगो के लिए मोलभाव करते हैं, जो एक तरह की जटिल ट्रेडिंग है। हमारे रिश्ते भी एक हद तक ट्रेडिंग है, जहां हम पैसे के बजाय अपना समय, आराम या यहां तक कि नींद भी एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। अगर कोई रिश्ता बहुत एकतरफा हो जाए तो हमारे ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट हमें उस रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देते हैं। वित्तीय बाजार कई लोगों को जटिल और अपारदर्शी लग सकते हैं, खासकर जब फाइनेंस से जुड़े लोग तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेब्रॉन का मानना है कि इन नियमों को समझकर हम बाजार की इस अभेद्य छवि को तोड़ सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर फैसले ले सकते हैं। चलिए अब किताब के पहले नियम से शुरुआत करते हैं। नियम 1, अपनी प्रेरणा को पहचाने, अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन। व्यापार करने से पहले जान ले कि आप व्यापार क्यों कर रहे हैं। यह सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन लेब्रॉन कहते हैं कि यह सबसे मुश्किल नियमों में से एक है। लोग अक्सर केवल पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते। कभी कभी आप घर के बीमा की तरह नुकसान से बचने के लिए भी ट्रेड करते हैं, जिसे हेजिंग कहते हैं। कई बार हमारी प्रेरणाएं मुनाफे या जोखिम समायोजित मुनाफे से परे होती है। 1, लालच और डर, ग्रीड एंड फियर, ये ट्रेडिंग की 2 सबसे प्रसिद्ध भावनाएं हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर इन्हें दिखाया जाता है, लेकिन लेब्रॉन कहते हैं कि ज्यादातर पेशेवर ट्रेडर इनसे प्रभावित नहीं होते। अध्ययनों से पता चला है कि जिन ट्रेडर्स की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सबसे तीव्र होती हैं, वे सबसे कम सफल होते हैं। सफल ट्रेडर ऐसी प्रणालियां और माहौल बनाते हैं जहां ये भावनाएं पृष्ठभूमि में चली जाती है। 2, ऊब, बॉडम लेखक एक डेंटिस्ट डेविड का उदाहरण देते हैं, जो शुक्रवार को खाली समय में स्टॉक ट्रेड करते हैं। कई शौकिया ट्रेडर ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि ये उन्हें कुछ करने को देता है। जब उन्हें तुरंत मुनाफे वाले ट्रेड नहीं मिलते तो वे ऊब जाते हैं और नुकसानदेह ट्रेड करने लगते हैं। 3, दी जोन, कुछ लोग ट्रेडिंग में जोन की तलाश करते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां समय थमसा जाता है और आप पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाते हैं। जुआरी अक्सर ऐसी भावना की तलाश करते हैं और ट्रेडर भी इसी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जहां मुनाफा सेकेंडरी हो जाता है। 4, जोखिम की तलाश, रिस्क सीकिंग हम सभी की एक निश्चित जोखिम सहनशीलता से होती है। अगर किसी का जीवन बहुत स्थिर और नीरस है तो वो अनिश्चितता और जोखिम की तलाश कर सकता है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स या हाई वोलेटिलिटी स्टॉक में ट्रेडिंग, जो इस जरूरत को पूरा कर सकती है। 5, बड़ी जीत की चाहत, वांटिंग अ बिग स्कोर, लॉटरी की तरह वित्तीय बाजार में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बड़े मुनाफे का लालच देते हैं, भले ही उनकी जीतने की संभावना बहुत कम हो। यह मानवीय मस्तिष्क की जोखिम धारणाओं को हैक करने जैसा है, जहां छोटे छोटे नुकसानों को नजरअंदाज कर एक बड़ी दुर्लभ जीत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 6, बौद्धिक सत्यापन,
इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन ट्रेडिंग दिमागी रूप से प्रतिस्पर्धी लोगों को अपनी बुद्धि और कौशल को चुनौती देने का मंच देती है। कई शिक्षाविद और शौकिया ट्रेडर पैसा कमाने से ज्यादा अपनी क्षमता को परखने के लिए ट्रेड करते हैं। निष्कर्ष: लेब्रॉन जोर देते हैं कि अपनी असली प्रेरणा को जानना बेहद जरूरी है। यदि आप अपनी प्रेरणा से अनभिज्ञ हैं, तो दूसरे लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। अपनी पहचान को छोटा रखना और बाहरी प्रभावों के बजाय सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसके लिए आदतों और पूर्व प्रतिबद्धताओं प्रीकमिटमेंट का उपयोग करें, जैसे ट्रेड करने से पहले अपने तर्क को लिख लेना। यह आपको बाद में होने वाले हाइंडसाइट बायस से भी बचाता है। नियम 2, प्रतिकूल चयन को समझें। अंडरस्टैंड एडवर्स सिलेक्शन। आप अपने द्वारा किए गए व्यापार की मात्रा से कभी खुश नहीं होंगे। ये नियम कहता है कि ट्रेडिंग में आप हमेशा थोड़ी बहुत नाखुशी महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर ट्रेड के दूसरे पक्ष के पास आपसे ज्यादा जानकारी होती है। लेब्रॉन एक सिक्कों से भरे जार का उदाहरण देते हैं। अगर आप जार खरीदते हैं और दुकानदार खुश होता है, तो इसका मतलब है कि जार में आपके अनुमान से कम सिक्के थे और आप दुखी होते हैं। अगर दुकानदार बेचने से मना कर देता है, तो इसका मतलब है कि जार में आपके अनुमान से ज्यादा सिक्के थे और आप फिर से दुखी होते हैं कि आपने डील गंवा दी। 1. सूचना विषमता इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इस प्रतिकूल चयन एडवर्स सिलेक्शन का मूल कारण जानकारी का असंतुलन है। आपकी निरपेक्ष जानकारी मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी जानकारी दूसरे पक्ष के सापेक्ष कितनी है, ये मायने रखता है। 2. ट्रेडिंग से सीखना। हर ट्रेड या ट्रेड न करना आपको कुछ नई जानकारी देता है। ये एक बेयूसियन अपडेटिंग प्रक्रिया की तरह है, जहां आप अपनी मान्यताओं को नई जानकारी के साथ समायोजित करते हैं। 3. विशेष ट्रेड स्पेशल ट्रेड्स। कभी कभी बाजार में ऐसी विशेष परिस्थितियां आती हैं जहां सामान्य नियम काम नहीं करते, जैसे किसी कंपनी द्वारा अचानक लाभांश की घोषणा। ऐसे समय में आपके मॉडल बेकार हो सकते हैं और आपको सावधानी तथा आक्रामकता के बीच संतुलन बनाना होता है। ऐसे संकट अक्सर अवसरों में बदल सकते हैं। 4. आईपीओ और राइट्स इश्यू। आईपीओज एंड राइट्स इश्यूज प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओज और राइट्स इश्यू में भी प्रतिकूल चयन होता है। अंदरूनी लोगों के पास कंपनी की ज्यादा जानकारी होती है और अक्सर बैंक आईपीओ को थोड़ा कम दाम पर बेचते हैं ताकि पहले दिन कीमतें बढ़े और निवेशक खुश हों। लेकिन अगर कोई आईपीओ सफल नहीं होता, तो आपको बड़ी मात्रा में खराब स्टॉक में फंसने का जोखिम होता है। 5. जीतने वाले का अभिशाप विनर्स कर्ज। नीलामी में जीतने वाला अक्सर ज्यादा भुगतान करता है क्योंकि उसकी बोली सबसे ज्यादा थी और इसका मतलब है कि उसने शायद चीज का मूल्यांकन ज्यादा कर दिया था। 6. कैसे बचें? इस प्रतिकूल चयन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है विशेषज्ञ बनना। अपने चुने हुए बाजारों में गहरी विशेषज्ञता हासिल करें ताकि आपके पास दूसरों से बेहतर जानकारी हो। जिन बाजारों से आप अपरिचित हैं, वहां छोटे ट्रेड करें या कम प्राइस या साइज डिस्क्रिमिनेशन वाले तंत्र का उपयोग करें। नियम 3. केवल वही जोखिम ले जिसके लिए आपको भुगतान किया जा रहा है, बाकी को हेज करें। टेक ओनली द रिस्क्स यू आर बीइंग पेड टू टेक, हेज द अदर्स डॉट। जोखिम को समझना ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेब्रॉन कहते हैं कि हमें केवल वही जोखिम लेना चाहिए जिनके लिए हमें वास्तव में भुगतान किया जा रहा है और बाकी सभी को हेज कर देना चाहिए। 1. पूंजी और संपार्श्विक कैपिटल एंड कोलैटरल ट्रेड करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। जब आप शेयर खरीदने के लिए पैसा उधार लेते हैं, तो ऋणदाता नुकसान से बचने के लिए संपार्श्विक कोलैटरल मांगते हैं। यह संपार्श्विक आपकी पूंजी का एक हिस्सा ब्लॉक कर देता है जिसे आप दूसरे ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेडों का मूल्यांकन करते समय उनकी उम्मीदित वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ साथ उनके द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी पर भी विचार करना चाहिए।
2. हेजिंग। हेजिंग का मतलब है उन जोखिमों को कम या खत्म करना जिनके लिए आपको भुगतान नहीं मिल रहा है। यदि आप किसी एक कंपनी के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप पूरे बाजार के जोखिम से भी प्रभावित हो सकते हैं। इस बाजार जोखिम को हेज करने के लिए आप पूरे बाजार के इंडेक्स फ्यूचर्स या ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बेच सकते हैं। यह आपको केवल उस कंपनी के विशिष्ट जोखिम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिसके बारे में आपको एज होने का विश्वास है। 3. जोखिम क्या है? व्हाट इज रिस्क? जोखिम की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। विभिन्न प्रकार के जोखिम उपायों जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वार का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी एक पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक है। इसे गुडहार्ट का नियम कहते हैं। जब कोई माप एक लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रहता। 4. वार, वैल्यू एट रिस्क और जोखिम का गलत माप। वार एक जोखिम माप है जो एक निश्चित संभावना पर न्यूनतम अपेक्षित नुकसान की रिपोर्ट करता है। हालांकि वार ये नहीं बताता कि सबसे बड़ा संभावित नुकसान क्या हो सकता है या औसत नुकसान क्या होगा। इसे आसानी से गेम किया जा सकता है जिससे ट्रेडर छिपे हुए और बड़े जोखिम ले सकते हैं। 5. विभिन्न प्रकार के जोखिम। वित्तीय बाजारों में कई प्रकार के जोखिम होते हैं। 1. बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क, पोर्टफोलियो के मूल्य में उतार चढ़ाव। 2. काउंटर पार्टी जोखिम, काउंटर पार्टी रिस्क, उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में विफलता। 3. तरलता जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क, संपत्ति को आसानी से बेचने में असमर्थता। 4. मॉडल जोखिम, मॉडल रिस्क, मॉडल द्वारा दुनिया का गलत प्रतिनिधित्व। 5. ऑपरेशनल जोखिम, ऑपरेशनल रिस्क, ट्रेडों के प्रबंधन में त्रुटियां। 6. तकनीकी जोखिम, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, सॉफ्टवेयर बग या सिस्टम की खराबी। 7. प्रतिष्ठा और कानूनी जोखिम, रेप्यूटेशनल एंड लीगल रिस्क, अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों का बिगड़ना या अवैध गतिविधियां। इसके अलावा फ्लैश क्रैश जैसे अप्रत्याशित और अजीब घटनाएं भी होती रहती हैं। 6. उपयोगी पैरानोया, यूजफुल पैरानो, लेब्रॉन कहते हैं, केवल पैरानोइड ही जीवित रहते हैं। वित्तीय बाजारों में जहां हर कोई आपसे पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना पैरानोया लग सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक सफल रहने के लिए आवश्यक है। यह आपको उन छिपे हुए जोखिमों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नियम 4. उस जोखिम के लिए सबसे तरल साधन का उपयोग करके एक जोखिम ले। पुट ऑन अ रिस्क यूजिंग द मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट रिस्क डॉट। तरलता, लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी संपत्ति को कितनी आसानी से और जल्दी से खरीदा या बेचा जा सकता है। लेब्रॉन चेतावनी देते हैं कि कई वित्तीय उत्पाद, खासकर खुदरा ग्राहकों को बेचे जाने वाले स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स अक्सर बहुत अतल होते हैं। 1. तरलता हर जगह है, लिक्विडिटी इज एवरीवेयर। तरलता की धारणा केवल वित्तीय बाजारों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण फैसलों में भी लागू होती है, जैसे कि जिम की सदस्यता, फोन के कॉन्ट्रैक्ट, कार लीज या यहां तक कि घर खरीदना। अक्सर ये अतल प्रतिबद्धताएं छिपी हुई लागतें और असुविधाएं पैदा करती है। 2. तरलता सापेक्ष है, लिक्विडिटी इज रिलेटिव। एक छोटे खुदरा निवेशक के लिए एक स्टॉक बहुत तरल लग सकता है, लेकिन एक अरबों डॉलर का फंड प्रबंधित करने वाले मैनेजर के लिए वही स्टॉक बहुत अतल हो सकता है, क्योंकि उनका बड़ा ट्रेड बाजार की कीमत को प्रभावित करेगा। 3. जोखिम और तरलता का मिलान, मैचिंग रिस्क एंड लिक्विडिटी। इस नियम का सार यह है कि आपको अपने ट्रेड के अंतर्निहित जोखिम के लिए सबसे तरल साधन का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप पूरे वित्तीय क्षेत्र के बारे में सकारात्मक हैं, तो एक एकल स्टॉक जैसे एफआईटीबी खरीदने के बजाय एक्सएलएफ, फाइनेंशियल सेक्टर ईटीएफ या स्पाई ब्रॉड मार्केट ईटीएफ जैसे अधिक तरल इंस्ट्रूमेंट को खरीदना बेहतर होगा। यह आपको कम लागत पर वांछित जोखिम प्राप्त करने और अनावश्यक जोखिमों को कम करने में मदद करता है।
4. तरलता कैसे खोजें? हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी। प्रभावी तरलता बढ़ाने का एक तरीका है प्रभावी बाजार का आकार बढ़ाना। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट कार खरीदते समय केवल अपने स्थानीय डीलर के पास जाने के बजाय कई महानगरीय क्षेत्रों में खोज करना। Amazon जैसे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं का उदय भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो उत्पादों के लिए बाजार का आकार बढ़ाकर तरलता बढ़ाते हैं और लागत कम करते हैं। लेकिन सावधान रहें कि एक ही विक्रेता पर निर्भरता, जैसे अमेजन का एकाधिकार, तरलता को कम कर सकती है। नियम 5. यदि आप अपनी एज को 5 मिनट में नहीं समझा सकते, तो आपके पास बहुत अच्छी एज नहीं है। If you can't explain your edge in 5 minutes, you don't have a very good one. Edge ही वो कारण है कि कोई ट्रेड क्यों पैसा बनाता है। ये दुनिया के बारे में एक ऐसा तथ्य है जिसे आप समझते हैं और जिस पर आप कार्य कर सकते हैं, जबकि बाजार में अन्य महत्वपूर्ण प्रतिभागी उसे नहीं समझते या उस पर कार्य नहीं कर सकते। 1. जल टूना ट्रेड का उदाहरण। जल ट्यूना ट्रेड एग्जाम्पल जापान एयरलाइंस। जल को अपने वापसी की उड़ानों के लिए माल की जरूरत थी। एक कर्मचारी को पता चला कि नॉर्थ अटलांटिक ब्लूफिन टूना जापान में बहुत कीमती है, जबकि कनाडा में उसे एक समस्या माना जाता है। जल की अंतर्राष्ट्रीय एयर फ्रेट की समझ और खाली उड़ानों का उपयोग करने की क्षमता ने उन्हें इस मुनाफे वाले ट्रेड में एज दी। ये एक सरल और शक्तिशाली एज थी। 2. सीमांत ट्रेडर। मार्जिनल ट्रेडर्स लेब्रॉन कहते हैं कि आपको सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर होने की जरूरत नहीं है, बस सीमांत ट्रेडर, मार्जिनल ट्रेडर से बेहतर होना है। सीमांत ट्रेडर वो है जो बाजार में सबसे आक्रामक विक्रेता नहीं है, लेकिन वो अभी भी बाजार में मौजूद है। हालांकि आधुनिक बाजारों में ये सीमांत ट्रेडर भी बहुत कुशल और अच्छी तरह से वित्त पोषित होता है। 3. एज एक कहानी है। एज इज अ स्टोरी। एज को एक कहानी के रूप में देखना चाहिए जो बताती है कि ट्रेड क्यों मुनाफा कमाएगा। गणित और डेटा इस कहानी को स्पष्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन वे खुद एज नहीं होते। 4. पूर्वाग्रह। बियासिस मानवीय पूर्वाग्रह एज को सही ढंग से समझने में बाधा डाल सकते हैं। 1. अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम अपनी क्षमताओं को अक्सर ज्यादा आंकते हैं। 2. पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। हम ऐसी जानकारी की तलाश करते हैं जो हमारी मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करती है और इसके विपरीत जानकारी को अनदेखा करते हैं। ये डेटा ड्रेजिंग की ओर ले जा सकता है, जहां आप इतने सारे अनुमान लगाते हैं कि संयोग से एक सही लग जाता है। 5. आधुनिक बाजार की प्रतिस्पर्धा, कंपेटिटिवनेस ऑफ मॉडर्न मार्केट्स। वित्तीय बाजार अविश्वसनीय रूप से प्रतिस्पर्धी है। बड़े संस्थान छोटे छोटे एज को भी भुनाने के लिए भारी संसाधन, प्रतिभा, तकनीक, डेटा लगाते हैं। 6. एज कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड एज। एक अच्छी एज और विश्वसनीय प्रक्रिया बनाने के लिए जरूरी है। 1. रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। अच्छे विचार अक्सर स्पष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़े पागलपन वाले लगते हैं। 2. दृढ़ता, परसिस्टेंस। ज्यादातर नए विचार विफल होते हैं, लेकिन दृढ़ता से ही महान रणनीतियां मिलती है। हालांकि हट से बचना चाहिए। 3. मात्रात्मक और गुणात्मक समीक्षा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिव्यू। डेटा और तर्क के आधार पर विचारों की कठोर समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे मौजूदा ज्ञान के साथ सुसंगत हो। 4. छोटे प्रयोग, गो ट्राई। छोटे और नियंत्रित तरीके से विचारों का परीक्षण करें। 7. रियल वर्ल्ड एज। रियल वर्ल्ड एजेस सबसे मजबूत एज अक्सर सरल कहानियों वाली होती है, जैसे मार्केट मेकर्स द्वारा तरलता प्रदान करना, ETF को रीबैलेंस करना। जटिल एज भंगुर होती है और बाजार में बदलाव आने पर जल्दी खत्म हो जाती है। जर्मन टैक्स डिविडेंड ट्रेड का उदाहरण, जो अंततः अवैध हो गया। 8. व्यक्तिगत एज, पर्सनल एज। ये अवधारणा आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। आपकी व्यक्तिगत एज आपकी अनूठी क्षमताएं और ज्ञान है
जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। नियम 6, मॉडल एज को व्यक्त करता है। दी मॉडल एक्सप्रेसेस द एज डॉट। लेब्रॉन कहते हैं कि मॉडल दुनिया का एक उपयोगी सरलीकरण, यूजफुल सिंप्लीफिकेशन है। जॉर्ज बॉक्स ने कहा था, सभी मॉडल गलत है, कुछ उपयोगी है। 1. जेनरेटिव बनाम फेनोमेनोलॉजिकल मॉडल। जेनरेटिव वर्सेस फेनोमेनोलॉजिकल मॉडल्स। 1. जेनरेटिव मॉडल। जेनरेटिव मॉडल्स ये मॉडल ये बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसी है। जैसे ब्लैक्स-कोल्स-मर्टन ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल ये मानता है कि स्टॉक की कीमतें एक निश्चित तरीके से चलती है। 2. फेनोमेनोलॉजिकल मॉडल। फेनोमेनोलॉजिकल मॉडल्स ये मॉडल केवल देखे गए डेटा को फिट करते हैं, बिना ये दावा किए कि वे दुनिया की सच्ची प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी स्माइल, इम्प्लाइड वॉल स्माइल का मॉडल अपने मैप मॉडल को टेरिटरी, वास्तविक दुनिया समझने की गलती न करें। 2007 से 2008 के वित्तीय संकट में गोल्डमैन सैक्स के सीएफओ डेविड विनियर ने दावा किया कि वे 25 मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की चालें देख रहे थे। ये मॉडल को वास्तविकता से ज्यादा मानने का एक उदाहरण था। 2. मॉडल और एज। मॉडल्स एंड एज। एक मॉडल की उपयोगिता इस बात से परिभाषित होती है कि वो आपकी एज को कितनी अच्छी तरह व्यक्त करता है। अगर कोई मॉडल अच्छी भविष्यवाणी करता है लेकिन आप ये नहीं समझा सकते कि ऐसा क्यों है, यानी उसमें कोई एज नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है, जहां मॉडल भविष्यवाणियां तो करता है लेकिन प्रतिकूल चयन के कारण ट्रेड फिर भी नुकसान उठाते हैं। 3. मानव मशीन तालमेल। ह्यूमन मशीन सिम्बियोसिस सबसे सफल ट्रेडिंग मॉडल अक्सर कंप्यूटर और मानव बुद्धि का संयोजन होते हैं। कंप्यूटर दोहराव वाले, तेज और भरोसेमंद काम में उत्कृष्ट होते हैं, जबकि मनुष्य उन समस्याओं में बेहतर होते हैं जो ठीक से परिभाषित नहीं होती, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं शामिल होती हैं, या जहां संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को समझना महत्वपूर्ण होता है। 4. डेटा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट। आधुनिक मॉडल के लिए ऐतिहासिक डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि डेटा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लगता है, लेकिन किसी विशेष एज के लिए प्रासंगिक डेटा अक्सर दुर्लभ होता है। ओवरफिटिंग से बचने के लिए डेटा को 3 हिस्सों में विभाजित करना जरूरी है। मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इन सैंपल, मॉडल के हाइपरपैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए वैलिडेशन और अंतिम परीक्षण के लिए आउट ऑफ सैंपल। 5. निष्कर्ष। सभी मॉडल गलत होते हैं, कुछ उपयोगी होते हैं। एक अच्छे मॉडल को अपनी एज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए और हमें उसकी सीमाओं और संभावित विफलता फेलियर मोड्स को समझना चाहिए। नियम 7. यदि आपको लगता है कि आपकी लागतें आपकी एज के सापेक्ष नगण्य हैं, तो आप उनमें से कम एक के बारे में गलत है। If you think your costs are negligible relative to your edge, you're wrong about at least one of them. लेब्रॉन कहते हैं कि हर ट्रेडिंग गतिविधि में लागत शामिल होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इन लागतों को सटीक रूप से समझना ट्रेड की लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है। 1. लागतों का वर्गीकरण, कैटेगराइजिंग कॉस्ट्स। लागतों को उनकी दृश्यता, विजिबिलिटी और रैखिकता, लाइनरिटी के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दृश्य रैखिक लागतें, विजिबल लिनियर कॉस्ट्स, ये स्पष्ट होती है और ट्रेड की मात्रा के साथ बढ़ती है, जैसे ब्रोकरेज फीस, एक्सचेंज फीस, फाइनेंसिंग। इन्हें कम करना आसान है, लेकिन संबंधों को इतना भी निचोड़ना नहीं चाहिए कि वे खराब हो जाए। बी. दृश्य अरेखीय लागतें, विजिबल नॉन लिनियर कॉस्ट्स। ये अक्सर निश्चित या अर्धनिश्चित लागतें होती हैं, जो ट्रेड की मात्रा के बजाय संगठन के आकार पर निर्भर करती है, जैसे किराया, वेतन, उपकरण, बाजार डेटा, कानूनी और नियामक लागतें। सी. अदृश्य रैखिक लागतें, इनविजिबल लिनियर कॉस्ट्स।
ये लागतें सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन ट्रेड की मात्रा के साथ बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड मूल्यह्रास, ट्रेड डेप्रिसिएशन, है। हर मुनाफे वाला ट्रेड बाजार को संकेत भेजता है कि यहां पैसा है। ये जानकारी दूसरों को आकर्षित करती है और वे आपकी एज को खत्म करना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हैं, उतनी ज्यादा जानकारी बाहर निकलती है। इसलिए एक ट्रेड की भविष्य की घटती लाभप्रदता को वर्तमान लागत के रूप में देखना चाहिए। डी, अदृश्य अरेखीय लागतें, इनविजिबल नॉन लिनियर कॉस्ट्स, ये सबसे कठिन लागतें हैं जिन्हें समझना और हिसाब लगाना मुश्किल है। आय, झुंड का जोखिम, हर्डिंग रिस्क। जब कई ट्रेडर एक ही तरह की रणनीति अपनाते हैं तो बाजार में अचानक और तेजी से बदलाव आने पर बड़े नुकसान हो सकते हैं। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM का पतन इसका एक उदाहरण है, जहां कई फर्मों ने एक ही ट्रेड को दोहराया, जिससे बाजार की चालें और हिंसक हो गई। 2, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसी लाभदायक चीज को न करने की लागत है, क्योंकि आपके संसाधन कहीं और लगे हुए हैं। इसे समझना जटिल है, लेकिन ये संसाधनों को आवंटित करने में मदद करता है। 3, व्यवधानकारी नवाचार, डिसरप्टिव इनोवेशन। क्लेटन क्रिस्टनसन का विचार है कि नए, कमजोर दिखने वाले नवाचार स्थापित उद्योगों को रातों रात खत्म कर सकते हैं, जैसे कोडाक का डिजिटल कैमरे को नजरअंदाज करना। इन अज्ञात अननोन्स को एक स्पष्ट लागत के रूप में मानना चाहिए। लेब्रॉन बेल लैब्स का उदाहरण देते हैं, जिसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृति विकसित की थी, जिसमें विचारों का खुला आदान प्रदान, कर्मचारियों की शिक्षा पर भारी निवेश और असफलता को स्वीकार करना शामिल था। 2, मुनाफे का अधिक अनुमान लगाना, ओवर एस्टिमेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि उन्हें मिली एज बहुत बड़ी और टिकाऊ है, लेकिन प्रतिस्पर्धी बाजार में ऐसा शायद ही कभी होता है। ट्रेडों का तेजी से मूल्यह्रास होता है। नियम 8, सिर्फ इसलिए कि कुछ कभी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। Just because something has never happened doesn't mean it can't. ये नियम हमारी गहरी मानवीय प्रवृत्ति को चुनौती देता है कि हम भविष्य को अतीत जैसा ही मान लें। लेब्रॉन कहते हैं कि वित्तीय बाजारों जैसे यादृच्छिक, रैंडम और फीडबैक आधारित प्रणालियों में यह सोचना खतरनाक है कि जो कभी नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। 1, प्रेरण परिकल्पना, इंडक्टिव हाइपोथेसिस की सीमाएं। प्रेरण परिकल्पना, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ये मानती है कि भविष्य अतीत जैसा होगा, जैसे हर सुबह सूरज उगना। लेकिन वित्तीय बाजार में अंतर्निहित यादृच्छिकता, रैंडमनेस और अनुकूली, एडैप्टिव प्रकृति इसे एक अविश्वसनीय उपकरण बनाती है। 2, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम्स बाजार एक फीडबैक सिस्टम की तरह काम करते हैं, जहां आउटपुट उनके इनपुट से जुड़े होते हैं। 1, नकारात्मक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये स्थिरता की तलाश करता है, जैसे मिन रिवर्जन रणनीतियां, जहां कीमतें एक औसत की ओर लौटती है। 2, सकारात्मक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ये अस्थिरता पैदा करता है, जहां एक दिशा में हुई चाल उसी दिशा में और चालों को प्रेरित करती है, बिना किसी प्राकृतिक अंत के। ये नियामक, रेगुलेटर्स को डराता है। 3, शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज, जब बहुत सारे विक्रेता, शॉर्ट सेलर्स, शेयरों को बेचने के लिए उधार लेते हैं और फिर उन्हें वापस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती है। ये एक सकारात्मक फीडबैक लूप है जो कीमतों को वास्तविक मूल्य से बहुत ऊपर धकेल सकता है। 2008 में वॉल्क्सवैगन का स्टॉक कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गया था, जो इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये असंभव लगने वाला कीमत वृद्धि सिर्फ बाजार के तंत्र के कारण हुई थी। 4, सहसंबंध, कॉरेलेशंस और कम संभावना वाली घटनाएं। 2 घटनाओं के बीच एक छोटा सा सहसंबंध भी उनके एक साथ होने की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है।
लेब्रॉन हवाई जहाज के 2 इंजनों के विफल होने का उदाहरण देते हैं। केवल 0.1 का सहसंबंध भी कुल इंजन विफलता की संभावना को 1 मिलियन में 1 से 10,000 में 1 तक यानी 100 गुना बढ़ा देता है। 2007 से 2008 के बंधक संकट मॉर्गेज क्राइसिस में भी ऐसा ही हुआ था, जहां बंधकों के डिफॉल्ट के बीच कम सहसंबंध को मान लिया गया था, लेकिन आर्थिक मंदी ने सहसंबंधों को बढ़ा दिया और असंभव को संभव बना दिया। 5 ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल एपिसोड्स। 1 1987 का बाजार क्रैश, पोर्टफोलियो इंश्योरेंस एंड दी 1987 मार्केट क्रैश। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस नामक एक उत्पाद ने हेजिंग के माध्यम से बाजार में एक सकारात्मक फीडबैक सिस्टम बनाया। जब बाजार गिरा तो ये हेजिंग स्वचालित रूप से और ज्यादा बिकवाली को ट्रिगर करने लगी, जिससे 1987 के ब्लैक मंडे पर बाजार में 22% की गिरावट आई। 2 डेंटसू आईपीओ में फैटफिंगर की गलती। देनसू आईपीओ फैटफिंगर एरर 2001 में यूबीएस वारबर्ग ने गलती से देनसू आईपीओ में बेचने के लिए जितनी संख्या में शेयर जारी किए गए थे उससे ज्यादा शेयर बेचने का ऑर्डर दे दिया। जापानी बाजार के सख्त नियमों के कारण यह ट्रेड रद्द नहीं हो सका और यूबीएस को $65 मिलियन का नुकसान हुआ। 3 स्विस फ्रैंक पेग का हटना। दी चीफ अनपेग्स 2015 में स्विस नेशनल बैंक एसएनबी ने अचानक यूरो के खिलाफ स्विस फ्रैंक के पेग को हटा दिया, जिसने कई वर्षों से छोटी चालों पर आधारित ट्रेडिंग करने वाली फर्मों को रातों रात दिवालिया कर दिया, क्योंकि यूरो 17% गिर गया। निष्कर्ष, असंभव लगने वाली चीजें वित्तीय बाजारों में अक्सर होती रहती है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना और इसके लिए तैयार रहना ही सफलता की कुंजी है। नियम 9 सभी के हितों को संरेखित करने के लिए काम करना समय का सदुपयोग है। वर्किंग टू अलाइन एवरीवन्स इंटरेस्ट्स इज टाइम वेल स्पेंट। ये नियम किसी भी सफल संगठन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। सभी प्रतिभागियों के हितों को एक साथ संरेखित करना। 1 विक्टर नीदरहॉफर की कहानी। द बैलेड ऑफ विक्टर नीदरहॉफर एक प्रसिद्ध ट्रेडर ने 2 बार अपने फंड को उड़ा दिया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि उनके और उनके निवेशकों के हित पूरी तरह से संरेखित नहीं थे। वो उच्च जोखिम वाले दाव लेने के लिए प्रेरित थे, क्योंकि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलता था, जबकि नुकसान का बोझ निवेशकों पर पड़ता था। 2 एजेंसी प्रॉब्लम। ये तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति एजेंट जैसे फंड मैनेजर दूसरे प्रिंसिपल जैसे निवेशक की ओर से कार्य करता है, लेकिन उनके हित भिन्न होते हैं। एक निश्चित वेतन पर काम करने वाला फंड मैनेजर नए क्लाइंट खोजने या न्यूनतम काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, बजाय निवेशक के लिए मुनाफा अधिकतम करने के। 3 मुनाफा आधारित प्रोत्साहन की समस्या। प्रॉब्लम विद प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव्स। यदि फंड मैनेजर को केवल मुनाफे का प्रतिशत मिलता है तो वे उच्च जोखिम उच्च इनाम वाले ट्रेड लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसे हेड्स वीवन टेल्स टू लूज स्थिति कहा जाता है। 4 समाधान पूंजी और श्रम का संरेखण सॉल्यूशन। अलाइनमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इस एजेंसी समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है पूंजी और श्रम के बीच के अंतर को खत्म करना। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर को अपनी व्यक्तिगत पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फंड में निवेश करना चाहिए। जब मैनेजर का पैसा दांव पर होता है तो उनके हित स्वाभाविक रूप से निवेशकों के साथ संरेखित हो जाते हैं। 5 आपकी अपनी एज क्यों नहीं? वाई नॉट योर ओन एज? उदास स्माइली। यदि कोई आपको कभी न चूकने वाला मुनाफे वाला ट्रेड बताता है तो आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर ये इतना अच्छा है तो वे इसे खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि कोई निवेश सलाहकार आपका पैसा प्रबंधित करने की पेशकश करता है तो पूछें कि वे अपनी एज से कितना पैसा कमाते हैं और आपके पैसे के प्रबंधन से कितना। 6
फर्म के भीतर प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स विद इन अ फर्म। 1. वेतन संरचना, पे स्ट्रक्चर्स, कर्मचारियों को भुगतान की संरचना, निश्चित वेतन बनाम प्रदर्शनाधारित बोनस, उनकी भूमिका और कंपनी के मुख्य कार्य से उनकी निकटता के अनुरूप होनी चाहिए। जो लोग सीधे पैसा कमाते हैं, जैसे ट्रेडर, उन्हें बड़ा प्रदर्शनाधारित बोनस मिलना चाहिए, जबकि सामान्य स्टाफ को निश्चित वेतन। 2. साइलोस आंतरिक बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितनी अच्छी तरह से साझा या संरक्षित किया जाना चाहिए। ये कंपनी की संस्कृति और व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3. संस्कृति और संगति, कल्चर एंड कंसिस्टेंसी एक सफल फर्म के लिए उसकी संस्कृति, चाहे वो पदानुक्रमित हो या सहयोगी, और उसके मूल्यों में संगति होना सबसे महत्वपूर्ण है। डोंट बी इविल जैसे अस्पष्ट सिद्धांत अनुपयोगी होते हैं। सिद्धांतों को व्यवहार का स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए। नियम 11. यदि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग वर्स्ट आउट। ये किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। लेब्रॉन कहते हैं कि बाजार जैविक प्रणालियों की तरह होते हैं। वे लगातार बदलते और अनुकूलन करते रहते हैं। जो स्थिर रहते हैं वे अंततः खत्म हो जाते हैं। 1. प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। बाजारों में भी प्राकृतिक चयन काम करता है। जो ट्रेडर या फर्म लगातार नए विचारों और रणनीतियों को विकसित नहीं करते, वे प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाते हैं। 2. बदलाव के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। नए ट्रेड या सुधार कई तरह से आ सकते हैं। 1. अद्वितीय विचार, एक्स नीहिलो ब्रिलियंट आइडिया, कुछ पूरी तरह से नए विचार, जैसे ETF का आविष्कार। 2. ट्रेड को दूसरे बाजार में पोर्ट करना, पोर्टिंग अ ट्रेड टू अनदर मार्केट, एक सफल ट्रेड को किसी नए देश या उत्पाद पर लागू करना। 3. 2 ट्रेडों को जोड़ना, कंबाइनिंग टू ट्रेड्स, 2 मौजूदा ट्रेडों को मिलाकर एक नई, ज्यादा शक्तिशाली रणनीति बनाना। 4. नया डेटा, न्यूली अवेलेबल डेटा, नए डेटा स्रोतों तक पहुंच से नए एज मिलते हैं। 5. ट्रेडों को सक्षम बनाना, ट्रेड्स एनेबलिंग अदर ट्रेड्स, एक ट्रेड का विकास दूसरे ट्रेडों को जन्म दे सकता है। 6. आकार और तरलता, साइज एंड लिक्विडिटी, बाजार में ट्रेडिंग का पैमाना बढ़ने से नए ट्रेड संभव हो सकते हैं। 7. बातचीत और संबंध बनाना, नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ग्राहकों और बैंकरों के बीच बातचीत से नए ट्रेड आइडिया निकल सकते हैं। 3. व्यक्तिगत स्तर पर सुधार, इंप्रूविंग एट एन इंडिविजुअल लेवल, लगातार बेहतर होने के लिए आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन महत्वपूर्ण है। उन स्थितियों के प्रति संवेदनशील रहें जो समझ में नहीं आती या असामान्य लगती है। यहीं पर अक्सर नए एज छिपे होते हैं, जैसे लेब्रॉन का जर्मन टैक्स डिविडेंड ट्रेड की खोज का अनुभव। 4. ट्रेडों को खोज माने, संपत्ति नहीं। व्यू ट्रेड्स एज डिस्कवरीज, नॉट पोजेशंस। लेब्रॉन जोर देते हैं कि हमें अपने ट्रेडों को अपनी संपत्ति के बजाय खोज के रूप में देखना चाहिए। चूंकि सभी लाभदायक ट्रेड समय के साथ खत्म हो जाते हैं, उन्हें संपत्ति मानने से निराशा ही हाथ लगती है। ये स्वीकार करना कि किसी और ने भी वही समझ लिया जो मैंने समझा था, ये सोचे बिना कि किसी ने मेरा ट्रेड चुरा लिया, मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा स्वस्थ है। एक ट्रेडर का असली मूल्य नए ट्रेड बनाने और विकसित करने में है, न कि पुराने को बनाए रखने में। 5. ट्रेडर और दुनिया का फायदा, ट्रेडर एंड दी वर्ल्ड्स बेनिफिट मार्क, जैसे ट्रेडर जो विदेशी शेयरों के अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों ADRs में मार्केट बनाते हैं, दुनिया के लिए बहुत मूल्यवान काम करते हैं। वे आम निवेशकों के लिए विदेशी बाजारों में निवेश करना आसान बनाते हैं, जिससे पूंजी का प्रवाह बढ़ता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। ये ट्रेडिंग का सच्चा और उपयोगी पहलू है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, ऑगस्टीन लेब्रॉन की किताब दी लॉज ऑफ ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट का खेल नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने और खुद को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। इन नियमों को अपनाकर आप न केवल वित्तीय बाजारों में सफल हो सकते हैं,
बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपट भी सकते हैं। तो इन प्रमुख बातों को याद रखें। 1. अपनी प्रेरणा को पहचानें। जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ताकि आप अपनी कमजोरियों का शिकार न बने। 2. सूचना विषमता को समझें। हमेशा मानकर चलें कि दूसरे पक्ष के पास आपसे ज्यादा जानकारी हो सकती है और उसके अनुसार कार्य करें। 3. जोखिम को समझदारी से प्रबंधित करें। केवल वही जोखिम ले जिसके लिए आपको भुगतान मिल रहा है और बाकियों को हेज करें। किसी एक जोखिम माप पर निर्भर न रहें। 4. तरलता का महत्व पहचानें। जिस जोखिम के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके लिए सबसे तरल साधन का उपयोग करें और जीवन में भी अतरल प्रतिबद्धताओं से बचें। 5. स्पष्ट एज बनाएं। आपकी एज एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसे आप 5 मिनट में समझा सकें, क्योंकि सरल एज ही सबसे मजबूत होती है। 6. अपने मॉडल को लगातार विकसित करें। मॉडल वास्तविकता का उपयोगी सरलीकरण है, लेकिन वे हमेशा विकसित होते रहने चाहिए और एज को स्पष्ट करना चाहिए। 7. छिपी हुई लागतों को समझें। हर ट्रेड में लागत होती है और ट्रेड मूल्यह्रास या झुंड के जोखिम जैसी अदृश्य लागतें भी आपकी लाभप्रदता को खत्म कर सकती है। 8. अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। सिर्फ इसलिए कि कुछ कभी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहें और छोटे सहसंबंधों के बड़े प्रभावों को समझें। 9. हितों को संरेखित करें। एक टीम के रूप में काम करने के लिए सभी के हितों को एक साथ संरेखित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम 11, यदि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। याद रखें, जीवन और बाजार दोनों ही अनुकूली है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। इन नियमों को अपनाकर आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर निर्णय लेने वाले और एक ज्यादा जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं। यह आपको लगातार कुछ नया खोजने, विकसित करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की प्रेरणा देगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।